कितना भी पकड़ो फिसलता जरूर है, ये वक्त है साहब, बदलता जरूर है। जी, यह बदलते वक्त की कहानी है। नमस्कार, मैं कौशलेंद्र प्रियदर्शी, आप देख रहे हैं इंडिया बोले। इंडिया बोले के खास एपिसोड पॉलिटिकल कथा में आपका स्वागत है। जी हाँ, वक्त फिसलता भी है और वक्त बदलता भी है। यह कहानी भी बदलते वक्त की है, जब केंद्र में बैठे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को एक प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जबरदस्त चुनौती दे डाली थी। सियासत के माहिर खिलाड़ी जवाहरलाल नेहरू भी इस विषय पर काफी गंभीर थे, लेकिन प्रदेश की सियासत में चंद्रभानु गुप्ता का राजनीतिक कद इतना बड़ा था कि अगर बड़े नेता भी जवाहरलाल नेहरू के सामने आते थे तो पांय लागी बोलते थे, लेकिन चंद्रभानु गुप्ता के सामने आने पर उन्हें साष्टांग होना पड़ता था। ये था राजनीतिक वजूद चंद्रभानु गुप्ता का। जी हाँ, चंद्रभानु गुप्ता के बढ़ते कद को देखते हुए और बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू उन्हें किसी कीमत पर मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहते थे, लेकिन यह संभव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वहां कमलापति त्रिपाठी से लेकर के कई बड़े नेता थे जो मुख्यमंत्री बनने की जुगाड़ में थे। लेकिन अगर एक को संतुष्ट किया जाता तो दूसरा असंतुष्ट हो जाता। अब इस बीच सियासत का खेल देखिए कि जवाहरलाल नेहरू को न चाहते हुए भी देश के लिए पहला महिला मुख्यमंत्री का चुनाव करना पड़ा। उनका नाम था सुचेता कृपलानी। जी हाँ, आचार्य कृपलानी की पत्नी सुचेता कृपलानी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनाने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। एक तरफ जवाहरलाल नेहरू ने चंद्रभानु गुप्ता को हटा दिया था, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े नेता मुंह बाए खड़े थे कि हमें मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन इससे प्रदेश कांग्रेस में विद्रोह होने का डर था। दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू चंद्रभानु गुप्ता की भी मर्जी जान लेना चाहते थे। वो कतई नहीं चाहते थे कि सुचेता को पहली महिला मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन हुआ ऐसा ही। आखिर कैसे? उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह, कमलापति त्रिपाठी, हेमवती नंदन बहुगुणा समेत कई लोग इसके दावेदार थे। खुद चंद्रभानु का ग्रुप बहुत गुस्से में था। चंद्रभानु कतई नहीं चाहते थे कि प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी या हेमवती नंदन बहुगुणा के रूप से हो। वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर रिचर्ड पॉल ब्रॉस बताते हैं, आचार्य कृपलानी बीमार थे, उन्हें दिल का दौरा पड़ा था और वे अस्पताल में भर्ती थे। उनके बगल में उनकी पत्नी सुचेता कृपलानी भी बैठी थीं। परेशान चंद्रभानु उन्हें देखने पहुंचे थे। उनकी परेशानी देख आचार्य ने सुचेता की ओर इशारा कर कहा कि आप मेरी पत्नी को पार्टी का नेता चुनकर उन्हें सीएम बनाइए। नेहरू और इंदिरा गांधी सहित दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को जवाब देने का इससे अच्छा विकल्प नहीं मिल सकता। चंद्रभानु को आचार्य की बातों में दम इसलिए भी लगा क्योंकि तब सुचेता किसी गुट में शामिल नहीं थी और कांग्रेस भी उन्हें एक सुरक्षित विकल्प के रूप में देखती थी। वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पॉल रिचर्ड ब्रॉस अपने किताब एन इंडियन पॉलिटिकल लाइफ में लिखते हैं कि जब हमने सुचेता कृपलानी से इंटरव्यू लिया तब वे कहती हैं, जाति का प्रश्न हम पर उभरा था। सबसे पहले दो ठाकुरों के नाम सुझाए गए थे, हरगोविंद सिंह और हुकुम सिंह, लेकिन ये दोनों नेता एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। सीवी कैलाश प्रकाश को लाना चाहते थे, लेकिन उन्हें समर्थन नहीं मिल पाया। इसके बाद मेरे नाम का सुझाव दिया गया। यह सुनकर मुझे हंसी भी आई। नेहरू और इंदिरा ने मेरे नाम का विरोध किया। क्योंकि उन्हें पता था कि ये महिला अपने पति की ही तरह न झुकती है और न ही चापलूसी करती है और न ही घुटने टेकेगी। मतलब साफ था, नेहरू और इंदिरा गांधी के न चाहते हुए भी
यानी एक प्रकार से ऐसे कह सकते हैं कि चंद्रभानु गुप्ता के भी न चाहते हुए भी सुचेता कृपलानी को महिला मुख्यमंत्री के तौर पे उत्तर प्रदेश में बैठाना पड़ा। अब यह जान लीजिए कि आखिर सुचेता कृपलानी थी कौन। सुचेता एक बंगाली लड़की थी, पंजाब में पड़ी बली और उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। सुचेता के पिताजी अंबाला में डॉक्टर थे। वे उच्च शिक्षा सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ग्रहण की। उसके बाद वो BHU में लेक्चरर हो गईं। 1936 में सोशलिस्ट लीडर JP कृपलानी से शादी हो गई तो सुचेता ने नाम बदल लिया और काम भी कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। स्वतंत्रता आंदोलन में खूब मेहनत की। 1942 में उषा मेहता और अरुणा आसफ अली के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुईं। ये 3 औरतें ही इस आंदोलन में सबसे ज़्यादा चर्चित रहीं। सुचेता कृपलानी को लेकर एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है। जी हाँ, उनकी शादी की उन्होंने अपने उम्र से 20 साल बड़े आचार्य कृपलानी से शादी की थी और इसके लिए उन्हें महात्मा गांधी से बगावत करना पड़ा था। सुचेता अपनी आत्मकथा एन अनफिनिश्ड बायोग्राफी में लिखती हैं कि कैसे उन्होंने महात्मा गांधी से बगावत कर आचार्य कृपलानी से शादी की थी। इस किताब में वो अपने जीवन के कई पहलुओं को छूती हैं। वे लिखती हैं कि छोटी उम्र में ही उनका राजनीति की तरफ रुझान था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद मैंने अंग्रेज़ों के खिलाफ गुस्से से भर गई थी। मैंने अपनी बहन सुलेखा के साथ साथ में खेल रहे एंग्लो इंडियन बच्चों के ऊपर गुस्सा निकाला था। वे आगे लिखती हैं, मैं स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ने को आतुर थी। एक घटना का उल्लेख करते हुए उन्होंने लिखा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद प्रिंस ऑफ वेल्स दिल्ली आए थे। उनके विद्यालय से लड़कियों को प्रिंस के सम्मान में खड़े होने के लिए ले जाया गया। मैं चाह कर भी इसका विरोध नहीं कर पाई थी। मुझे अपनी कायरता पर बहुत गुस्सा आया था। मैं खुद से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। महात्मा गांधी से बगावत की बात AK गांधी की किताब सुचेता कृपलानी में भी साबित होती है। AK गांधी लिखते हैं, 1938 में जब उन्होंने आचार्य कृपलानी से शादी करने की ठानी, तब परिवार और महात्मा गांधी दोनों ओर से उनके इस फैसले का विरोध हुआ। गांधी जी के विरोध के बावजूद उन्होंने अपने 20 वर्ष बड़े आचार्य से शादी कर ही ली। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में लेक्चरर के पद पे कार्यरत सुचेता कृपलानी ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया और नेहरू ने फिर उन्हें उत्तर प्रदेश भेज दिया। 1940 में सुचेता कृपलानी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला शाखा अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की स्थापना की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के चलते 1 साल के लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। 1946 में वह संविधान सभा की सदस्य चुनी गई। 1949 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रतिनिधि के रूप में चुना गया। अब बारी थी नेहरू से भी विद्रोह पर उतारू होने की। भारत को आज़ादी मिलने के बाद सुचेता कृपलानी के पति आचार्य कृपलानी ने नेहरू से अलग होकर एक अपनी पार्टी बना ली थी जिसका नाम था किसान मजदूर प्रजा पार्टी। 1952 में सुचेता ने किसान मजदूर पार्टी के टिकट पर नई दिल्ली से संसद का चुनाव जीत गया। एक बार फिर से वह कांग्रेस में लौट आईं और 1957 में फिर से वह दिल्ली से संसद में पहुंचने में सफल रहीं। इस बार वह नेहरू के मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री के तौर पर भी चुनी गईं। अचानक जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें उत्तर प्रदेश भेज दिया और फिर वहां मेंढवाल से वो विधानसभा का चुनाव भी जीत गईं। इसके बाद वह दौर आया जब तमाम बड़े नेताओं के नहीं चाहने के बावजूद वे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। उनका कार्यकाल 1963 से लेकर 1967 तक रहा। हालांकि बाद में अपनी कार्यशैली की वजह से वे चंद्रभानु गुप्ता से भी अलग हो गईं। चंद्रभानु गुप्ता उनको किसी कीमत पर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं देखना चाहते थे। एक बार फिर से 1971 में चंद्रभानु गुप्ता को उत्तर प्रदेश का CM चुन लिया गया। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी बात हम आपको बताने जा रहे हैं, जो आप कह सकते हैं कि इस कहानी की धुरी है, वह यह
कि देश की पहली महिला मुख्यमंत्री के बारे में जो यह प्रचलित है कि वे अपने पैकेट में साइनाइड का कैप्सूल लेकर चलती थी। यह बात कब की है हम आपको बताते हैं। कहा जाता है कि जब सुचेता कृपलानी नोआखाली में घूम रही थी तब वे अपने साथ साइनाइड का कैप्सूल भी रखती थीं, क्योंकि उस वक्त पर वहां औरतों के साथ कुछ भी हो जाना संभव था। जी हाँ, यह बात एक किताब में जिक्र है। ग्रेट वुमन ऑफ मॉडर्न इंडिया नाम से सीरीज आई थी। इसमें सुचेता कृपलानी पर लिखी किताबों में इन बातों का जिक्र है। मतलब बहुत ही स्पष्ट है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है और वो अपने तेवर की वजह से करीब करीब लोगों से बगावत भी कर चुकी थी। चाहे महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो या फिर उत्तर प्रदेश की सियासत में एक जबरदस्त धमक रखने वाला मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्ता। ये कहानी थी सुचेता कृपलानी की। फिर अगली कड़ी में किसी और कहानी के साथ। धन्यवाद।